अब हम बात करते हैं वंशस्थ छंद की। वंशस्थ जो छंद है, वंशस्थ, इसमें 12 वर्ण हैं, इसलिए इसको द्वादश वर्णात्मक छंद भी कहते हैं। और यह एक वर्णिक कैटेगरी का छंद है। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अगर आपको लक्षण याद करना है तो ध्यान रखना है, जो चीज लिखी हुई है एज इट वो की वो आपको याद करनी है। जहां ह्रस्व है वहां ह्रस्व, वहां जहां दीर्घ है जहां दीर्घ, विसर्ग की जगह विसर्ग, ऐसे आपको उसको याद करना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें द्वादश वर्ण है या नहीं है वो हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे चिन्ह नहीं होगा क्योंकि इस व्यंजन में स्वर मिला हुआ नहीं है। हम उसी के नीचे चिन्ह लगाते हैं जो या तो स्वयं जो है वो स्वर हो, या फिर वो किसी व्यंजन में जुड़ा हुआ स्वर हो। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि स्वरों के नीचे ही चिन्ह लगाए जाते हैं या उन्हीं को काउंट किया जाता है। अब इसके अगर हम चिन्ह लगाएं तो आप कह सकते हो यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु क्योंकि अनुस्वार है, यहाँ पे भी गुरु क्योंकि आगे संयोग है, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु और यहाँ पे गुरु। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ISI प्राप्त होता है तो हमें जगण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से गुरु गुरु आई मतलब 551 तुलसी का पत्ता क्या प्राप्त हो गया, तगण। फिर ISI क्या प्राप्त हो गया, जगण। और फिर SIS 515 मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, रगण। तो देखो, ये कह रहा है कि वंशस्थ छंद मुदीरितम, उदीरितम यानी उद्धृत होता है, उदय होता है, कब होता है, जब वर्ण कैसे बैठे हों, जगण और तगण। अब दो हैं इसलिए औ जोड़ा है। ऐसे ही फिर क्या है, जगण और रगण। तो ये कह रहा है कि पहले तो जगण हो फिर तगण हो, ये बात यहाँ कह दी। और फिर जगण हो रगण हो, ये बात यहाँ कह दी। तो इस प्रकार से दो गणों के बारे में इस लक्षण ने पहले कहा है और दो के बारे में बाद में कहा। तो जहां पे जो है द्वादश आपके वर्ण होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वंशस्थ छंद कहेंगे। और वंशस्थ छंद में तीन जो है, सॉरी, वंशस्थ जो द्वादश वर्णात्मक है, तो द्वादश वर्णात्मक ये तीसरा छंद हम पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं, पहला कौन सा पढ़ चुके हैं, पहला जो है वो हम पढ़ चुके हैं भुजंग पर्यातम, दूसरा द्रुत विलंबित और तीसरा वंशस्थ। अब इसका लक्षण, इसका उदाहरण, लक्षण हम देख चुके हैं, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में भी आपको क्या करना है, वर्णों को काउंट करके देखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, यहाँ पे लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु क्यों आया, आगे संयोगिक वर्ण मिल गया। अब इसमें भी गुरु, इसमें लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु और गुरु। चिन्ह को चेक करो, जगण मिल गया, तगण मिल गया, जगण और तगण। फिर उसके बाद में आपको मिलना चाहिए था फिर से जगण, मतलब 151। यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हमने की है। जैसे मान लो यहाँ पे दहती, दहता, दहाता नहीं है, दह, दहता है। तो एक भी अगर आप वर्ण की मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके आधार पे यहाँ पे क्या लगेगा, आई। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें वापस क्या प्राप्त हो गया, आप लक्षण को देखना, कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उदाहरण भी मिल जाएगा ये। और फिर आगे क्या मिल गया आपको, वो ही रगण। तो देखो, सबसे पहले आपको जगण मिला, फिर आपको भगण, तगण मिल गया, जतऊ, और फिर आगे मिलेगा जरऊ। तो जगण मिल गया वापस, और रऊ, यहाँ पे रगण मिल गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे चिन्ह नहीं होगा। इसके चिन्ह क्या होंगे, आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, फिर था एस, आई एस। अब देखो, जगण मिल गया, तगण मिल गया, फिर जगण मिल गया, फिर रगण मिल गया। तो ऐसे अगर वर्ण मिलते हैं आपको तो वहां पे आपको कौन सा छंद मानना है,
आपको वंशस्थ छंद मानना है। फिर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ चिन्ह नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लघु, यहाँ पे क्या होगा, गुरु। क्यों, आगे न और द का संयोग मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपको प्राप्त होगा लघु, यहाँ पे फिर गुरु, यहाँ पे फिर गुरु, और फिर यहाँ पे लघु, क्योंकि है में री की मात्रा है और आगे कोई संयोग नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या मिलेगा, लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु। अब देखो, जगन मिल गया, तगन मिल गया, फिर से जगन मिल गया, और आगे रगन आपको प्राप्त हुआ है। नीचे वाली लाइन देखो, प्रियेषु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले प्रिय, ये पहले वाले को जो है वो दीर्घ करता, लेकिन यहाँ पहले कोई वर्ण नहीं है, ये स्वयं पहले है। तो अब इसमें हम कौन सा करेंगे, तो इसमें हम लघु करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे लघु होगा, फिर यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, ये फिर लघु, फिर गुरु, और फिर यहाँ पे क्या होगा, लघु, और यहाँ पे क्या होगा, गुरु। ठीक है, तो ये आपने देखा वो ही 151 जगन, और यहाँ पे आपको वही प्राप्त हुआ 551 तगन, 151 जगन, 515 रगन। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं द्वादश वर्ण जहां प्राप्त होते हैं वहां पे आपका अगर वर्ण जगन के रूप में है, तगन के रूप में है, जगन और रगन के रूप में है, तो वहां आपका वंशस्थ छंद होगा। अब एक निष्कर्ष तौर पे अगर हम कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द्वादश वर्ण अगर आते हैं तो हमें 3 छंद प्राप्त होते हैं। 3 छंद हमें प्राप्त होते हैं। 3 छंद कौन कौन से हैं, एक तो है भुजंग प्रयातम, एक है द्रुत विलंबित, एक है वंशस्थ। तो भुजंग प्रयातम में तो क्या मिलेगा, ये जो आपका चरण मिलेगा इसमें आपको पहला वर्ण क्या मिलेगा, यगण का मिलेगा। यहाँ पे 3 को आपको चेक करना है, 3 वर्णों को। अगर पहला वर्ण मान लो यगण मिल जाए, पहले 3 वर्ण यगण मिल जाए तो भुजंग प्रयातम है। अगर पहले 3 वर्ण नगण के रूप में हैं तो द्रुत विलंबित हो जाएगा, और अगर पहले वर्ण जगन के रूप में हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वंशस्थ छंद मिल जाएगा। मतलब आई एस एस मिल जाए शुरू में ही। यहां चेक करना है प्रत्येक चरण के पहले पहले वर्णों को। अगर आई एस एस मिल रहा है तो द्रुत भुजंग प्रयातम, अगर आई 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 मिल रहा है तो द्रुत विलंबित, और आई एस आई मिल रहा है तो जगन, मतलब वंशस्थ छंद होगा। तो निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि जहां पे द्वादश वर्ण काउंट करने पे आए तो दिमाग में 3 ही छंद आने चाहिए आपके, भुजंग प्रयातम, द्रुत विलंबित और वंशस्थ। अब उसमें भी आपको पूरे को चेक नहीं करना, आपको केवल शुरू के वर्ण, शुरू के मतलब जैसे मान लो ये श्लोक परीक्षा में लिखा हुआ मिल गया, तो शुरू में यहाँ केवल यहाँ आपको चेक करना है 3 वर्णों का समूह। जैसे ये अब मान लो सभी जगह देखो आई एस आई आई एस आई आई एस आई आई एस आई, मतलब जगन मिल रहा है तो कंफर्म कर दो वंशस्थ है। इसमें भी आप अगर कम करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 12 वर्णों में यगण मिल जाए तो भुजंग प्रयातम, 12 वर्णों में शुरू में नगण मिल जाए तो द्रुत विलंबित, और दोनों के अलावा अगर 12 वर्ण आ रहे हैं तो जगन। ठीक है, मतलब वंशस्थ हो जाएगा। जगन को याद नहीं भी करते हो तो निष्कर्ष निकल जाएगा। इसी के साथ में आप समझ गए होंगे वंशस्थ छंद को। तो वंशस्थ छंद के साथ में जो द्वादश वर्ण के थे वो तीनों छंद हमने पढ़ लिए हैं, और तीनों छंदों को निष्कर्ष तौर पे भी हमने देख लिया। इसी के साथ में इस क्लास को मैं यहीं संपन्न करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।